नमस्कार साथियों, जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2021 के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं आप सब लोग तैयार करें ताकि आपका जीआईसी एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक हो। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन लिखा है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बोधिहाल, ऑप्शन सी है बी है संगनकल्लू, ऑप्शन सी है आपका कोल्डिहवा एंड ऑप्शन डी आपका ब्रह्मगिरी है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन इसका तो संगनकल्लू सही होगा। अब संगनकल्लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद जो है वहाँ पर उस जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान पर नवपाषाणिक पुरास्थल से राख का टीला मिला। और विद्वानों का यह अनुमान है कि यहाँ पर जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दिया गया था और जिससे यह टीला बन गया। बुधियाल भी एक पुरातात्विक स्थल है, जो आपका पहला ऑप्शन है बुधियाल, यह भी एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ भी राख के ढेर पाए गए हैं जो कि मध्य पाषाणकालीन है, मतलब यहाँ पर नवपाषाण कालीन पूछा गया था इसलिए संगनकल्लू होगा। और ये जो आपका बुधियाल जो है ये नवपाषाण कालीन है। जबकि ब्रह्मगिरी और कोल्डिहवा से क्रमशः मानव कब्र और धान की खेती का प्रमाण मिलता है। मतलब ब्रह्मगिरी से हमें जो है मानव कब्र की जानकारी और कोल्डिहवा से धान की खेती का जिक्र मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरे प्रश्न में हमारा लिखा है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत एंड ऑप्शन सी मागधी एंड ऑप्शन डी अवधी। तो देखिए ऑप्शन इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अब आइए थोड़ी सी बात इसके बारे में जानते हैं। देखिए जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जबकि इसके सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने लिखा है, निम्नलिखित में से किसने तुर्काने चिलहगानी का गठन किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश एंड ऑप्शन बी सी बलबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का भी जो ऑप्शन है वो बी नंबर ही सही होगा, इल्तुतमिश। अब है क्या ये, अब थोड़ा सा जानते हैं। देखिए विरोधी सरदारों को नियंत्रित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों मतलब जो सरदारों के एक दल का गठन किया, जिसे तुर्काने चिलहगानी या चालीसा मतलब 40 अमीरों का समूह कहा जाता था, जिसका अंत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबल ने किया। मतलब इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था और इसका अंत जो है बलबल ने किया था। यह बात आप इस प्रश्न में ध्यान देंगे। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में लिखा है, सीधे रैयत किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, आइए यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, शेरशाह ने इस चीज़ को प्रारंभ किया था। अब थोड़ी सी बात इसके बारे में। रैयत का मतलब होता है किसानों से सीधे लगान वसूल करने की प्रथा। इसका प्रारंभ जो है सूर शासक शेरशाह ने किया। यह उपज का 1/3 भाग होता था जो मुल्तान में 1/4 भाग लिया जाता था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा इसके लिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमसे रनाडे एंड सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी शासन के अंतिम समय तक वफादार बने रहे थे और मुस्लिम समाज के विकास के लिए भारत में आंग्ल सत्ता का
बने रहना आवश्यक मानते थे, इसलिए वे दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पर छठवें प्रश्न की ओर। 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर सही हो जाएगा। थोड़ी सी बात इसके बारे में। 1831 का कोल विद्रोह छोटा नागपुर के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूमि आदि क्षेत्रों में हुआ। यह विद्रोह कोलों ने उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया से छीनकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दिया गया। इस विद्रोह कोलों का नेतृत्व सिया राय मुर्गा तथा बुद्धू भगत ने किया था। ये बात आप यहाँ पर इस प्रश्न में ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न संख्या 7 होगा। प्रश्न संख्या 7 में हमारा लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है थोड़ा सा जानते हैं। बम्बई के 3 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और टीके तेलंग को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। 8वां प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश पत्रकार जो नेविंगसन थे वो जुड़े थे, किससे जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इस 8वें प्रश्न का जो जवाब होगा ये सी सही होगा, स्वदेशी आंदोलन से, ठीक है। अब इसमें वैसे ज़्यादा कुछ जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी अनाईमुडी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो अनाईमलाई पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो दोदा बेट्टा है, जो तमिलनाडु के नीलगिरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ध्यान दीजिएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हमारे पास प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है लिपुलेख उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि सीपी किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है। तो ये जो लिपु लेक है ये आपका उत्तराखंड में है, तो इसलिए लिपु लेक को उत्तर प्रदेश से यहाँ पर दिखा दिया, तो इसलिए ये बात आपका सही नहीं है। चलिए 11वां नंबर हम यहाँ पर देखते हैं। पृथ्वी स्थित है, यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुक्र और मंगल के मतलब मध्य में पृथ्वी क्या है? स्थित है। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सौरमंडल में जो ग्रहों का क्रम है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, तो शुक्र और मंगल के बीच आपका पृथ्वी आ जाएगा। चलिए अब आपका 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किया जाता है, मतलब भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किया जाता है किसमें, मतलब किस चीज़ के लिए? तो आइए इसके ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं आगे। तो हमारे पास ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो ये आप सबने अगर थोड़ा सा सिविक्स पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। इस 13वें नंबर का प्रश्न जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, DBR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की कौन सी धारा डेड लेटर मतलब मृत प्राय रहनी थी? तो यहाँ पर 14वें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, धारा 356। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 15वें का ऑप्शन नंबर जो आपका है फर्स्ट ये सही हो जाएगा, मतलब भाग जो 4 है उसमें आपका ये ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न को। तो 16 नंबर प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है।
लिखा है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। केलकर समिति ने इसको मतलब कि सिफारिश की थी इसकी। 17 नंबर प्रश्न है, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। कौन से ऑप्शन के लिए, मतलब कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा 17वें प्रश्न का? तो ये समाज के कमजोर वर्ग के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, चलिए अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न संख्या आपका क्या है? 18। तो 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न आप सबके सामने है। गिल्ट आधारित बाजार के मायने हैं। ऑप्शन ए सर्राफा बाजार, ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन सी जो है शस्त्र बाजार, ऑप्शन डी जो है धातु बाजार। तो 18 नंबर प्रश्न में ये जो है आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों का ये बाजार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर की बात करें, निम्नलिखित राज्यों में से सन 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई। मतलब कहाँ पर, मतलब जनसंख्या में वृद्धि गिरी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है नागालैंड। तो नागालैंड में यहाँ पर ये गिरी थी। 20 नंबर प्रश्न में लिखा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो हम सब जानते हैं 1 किलोमीटर में कुल मिलाकर 1000 मीटर होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, यंत्र कारखाने के शोर मतलब शोर से। तो ध्यान दीजिएगा 21 का जो ऑप्शन नंबर डी है यंत्र कारखाने के शोर से। थोड़ी सी बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डेसिबल जो है वो मतलब कि ध्वनि के मापक, मतलब ध्वनि का मापक इकाई है। ठीक है, अर्थात डेसिबल में आपका ध्वनि मापा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या जो 22 है उसको समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 हमारे सामने आ गया है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल क्षणों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चेन प्रक्रिया सीमा के बाहर चली जाएगी। ये बात ध्यान दीजिए। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मतलब 23 प्रश्न में आप पूछा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टेपीज, ये कान में पाई जाने वाली हड्डी है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। चलिए अगला है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।